हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिरेन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे वीडियो में, जहां हम आज बात करेंगे वो प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल के दौर में सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है। हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बारे में, जिससे हम में से ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। आज हम जानेंगे गैस्ट्रिक से जुड़ी समस्या, उसके कारण, उपाय और कुछ नई दवाइयों के बारे में। दोस्तों, अगर आप एक चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही मेडिकल प्रॉब्लम और उसकी दवाई की जानकारी रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये प्रॉब्लम से पहले आइए जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन और गैस्ट्रिक कंडीशन में पेट की फिजियोलॉजी में क्या फ़र्क होता है। ये ऊपरी भाग फोटो का जो है वो नॉर्मल कंडीशन में पेट का फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। तो आप देख पाओगे कि जो एसोफेगस का नली है उसका जो टेल होता है, टेल को स्पिंक्चर बोलते हैं, वो ये नॉर्मल कंडीशन में बंद होता है। पहले आपको ये बता दें कि ये एसोफेगस क्या होता है, कि जो जो खाना हम मुंह में खाते हैं वो ये एसोफेगस के द्वारा ही अपने पेट के अंदर जाता है। वो इस नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होता है और हमारे पेट में जो रूटीन एसिड सिक्रेशन है वो भी नॉर्मल तरीके से हो रहा है, जैसे कि आप अपने ये फोटो में देख पा रहे हो। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक कंडीशन में फिजियोलॉजी में क्या चेंज आता है। तो जैसे हमने ये ऊपरी भाग में देखा कि ये जो स्पिंक्चर है यहाँ पे क्लोज है, तो गैस्ट्रिक कंडीशन में ये थोड़ा सा खुल जाता है। उसकी वजह से पेट में भरा हुआ एसिड ऊपर की तरफ ब्लैक फ्लो करता है। उसकी वजह से हमको पेट में जलन, छाती में जलन, खट्टे डकार आना और कई बार उल्टी होना, ये सब उसके सामान्य सिम्टम्स है। दोस्तों, सीवियरिटी के हिसाब से हमने गैस्ट्राइटिस को दो टाइप में बांटा है। पहला है एक्यूट यानी कि सडन कंडीशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो पेट की अंदर की जो दीवार होती है उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। ये कंडीशन एकदम सामान्य है और नॉर्मल होती है, जिसको आसानी से दवाई के द्वारा ठीक किया जाता है। दूसरा होता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ये कंडीशन में हमारे बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं। लिम्फोसाइट्स शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। वो किसी कारण से एसिड सिक्रेशन के सेल, जो ये सेल मैंने आपको बताया, ये एसिड सिक्रेशन के सेल को किसी न किसी कारण से डैमेज करता है और वहाँ पे इन्फेक्शन लगने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। इस कंडीशन को हम एच पायरोली इन्फेक्शन बोलते हैं। वो अगर ट्रीट नहीं किया गया तो हमारे शरीर में महीनों तक या कई सालों तक इन्फ्लेमेशन पैदा करता रहता है, जिसके कारण सीवियर यानी कि बहुत ही ज़्यादा एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द, स्टूल में खून आता है, पेट में अल्सर होता है। अगर इसे भी ट्रीट नहीं किया तो पेट में कैंसर होने की संभावना भी काफ़ी गुना बढ़ जाती है। तो ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस सबसे घातक सिद्ध हो सकता है। अब गैस्ट्राइटिस की सभी कंडीशन को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहला होता है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, जो परसिस्टेंट पेन होता है, दवा लेने के बाद भी हमको आराम नहीं मिलता है दोस्तों, उसको ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। वो वेरी रेयर होता है और सबसे डेंजरस यही कंडीशन होता है और ज़्यादातर 50 साल के बाद में होता है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ही हमारे पेट के अंदर की लाइनिंग के सेल को डैमेज करता है। हमारे पेट में जो एंजाइम के प्रोड्यूसिंग जो सेल होते हैं वो उसको भी ये डैमेज करता है। उसकी वजह से हमको पेट में अल्सर होता है, विटामिन B12 की कमी भी होती है और आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। हम जो खाना खाते हैं वो बॉडी में न्यूट्रिशन देने का काम जो करते हैं उस पूरी सिस्टम को भी ये डैमेज कर सकता है। उसकी वजह से नर्व डैमेज हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। हमारे सेल स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण, जैसा मैंने आपको बताया, कई बार तो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसके लिए डायग्नोसिस में हमको एंडोस्कोपी करवा के पेशेंट को देखना पड़ता है। शुरुआती जांच के बाद हम उसके ट्रीटमेंट में B12 और आयरन का सप्लीमेंट भी दे सकते हैं और ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइट पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद आता है टाइप बी, यानी कि वो एच पायरोली इन्फेक्शन से होता है।
जिसमें ओटीसी मेडिसिन भी काम नहीं करता है। इसके कारणों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा मैंने आपको बताया, और कई बार हमारे खाने की जो खराब आदतें हैं, हम बाहर का तला हुआ या मसाला वाला ज़्यादा खा लेते हैं, दारू का सेवन, पान मावा बीड़ी सिगरेट वगैरह का सेवन करते हैं, उसके कारण में स्टमक पेन होता है, स्टूल में ब्लड आता है, अपचा, वॉमिटिंग और डायरिया, ये सब उसके कॉमन सिम्टम्स है। ये डायग्नोस करने के लिए हमको ब्लड टेस्ट करवाना अनिवार्य है, जिससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता लगाया जा सके। और स्टूल में भी ब्लड गिरता है, इसके लिए स्टूल टेस्ट भी करना पड़ता है। दोस्तों, जैसे आगे आगे मैंने आपको बताया, ये एच पायरोली कंडीशन वो भी मेडिकल साइंस की अभी के ट्रीटमेंट के हिसाब से एकदम कॉमन कंडीशन है, और वो भी मेडिसिन से ठीक हो सकता है, और थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंज से भी ये ठीक हो सकता है। अब आता है मोस्ट कॉमन, जिसे बोलते हैं रिएक्टिव गैस्ट्राइटिस। ये हमारे खाने की खराब आदतों के कारण होता है, और ये सबसे कॉमन होता है। इसमें हमारी अनहेल्थी लाइफस्टाइल, टेंशन, इरिटेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि हमारी खराब खाने की आदत, दारू का सेवन, टोबैको, स्मोकिंग और स्लीप में डिस्टर्बेंस। काफ़ी सारे लोग का नींद बराबर नहीं होता है, उसको भी ये प्रॉब्लम काफ़ी नॉर्मल होता है। और कई बार हमारे पेन किलर्स यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, पैरासीटामोल, निमेसुलाइड, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, ये सब भी और उसके बाद में एंटी कैंसर ड्रग, ये सब भी गैस्ट्रिक को बढ़ावा देते हैं। इसके सिम्टम्स में हार्ट बर्न, नोजिया यानी उबके होना, उल्टी होना, स्टमक में पेन और जलन होना, और ब्लोटिंग यानी पेट मरोड़ना, ये सब उसके सिम्टम्स है। दोस्तों, ये इसमें किसी भी टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट या ब्लड टेस्ट या किसी भी जांच का ज़रूरत नहीं होता है। ये सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके ही हम ठीक कर पाते हैं। जैसे कि हमारा स्मोकिंग, टोबैको और पान मसाला हमको छोड़ना होगा, और पूरा दिन में 7 से 8 घंटे का नींद बहुत ज़रूरी है। चलो अब जानते हैं कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में जिसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। दोस्तों, पहला आता है PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपको गैस्ट्रिक का समस्या हो तो ये राइट अवे इसको तुरंत खाने से पहले यूज करना ही चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में एंटासिड सिरप आता है, डाइजिन, जैसे कि डाइजिन, ये क्या करता है दोस्तों कि ये जो हमारे शरीर में जो एसिड बनता है उसके बाद ये वर्क करता है, लेकिन एसिड बनने का ये स्टॉप नहीं करता है। तो हमको ये PPI इनहिबिटर से जो एसिड बनता है उसको ही स्टॉप करना है दोस्तों। तो उसके लिए मैं PPI का यूज ही सजेस्ट करूँगा। तो उसमें कॉमन आता है पेंटोप्राजोल और राबियोप्राजोल, और ये सबसे अच्छी दवाई अभी पिछले 1-2 सालों में बहुत बढ़िया रिजल्ट इसने दिया है। ये आता है एसोमोप्राजोल का कैप्सूल। उसमें मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी ब्रांड अच्छी कंपनी की दी है सर, दोस्तों आप मेडिकल स्टोर से चेक कर लेना। एक है नेक्स्ट्रो, एक है सोमपराज, इसोज, इसोमेक, रेसिपर और नेक्सिम। ये सारी अच्छी ब्रांड एसोमोप्राजोल कैप्सूल के है। दूसरा है एंटासिड सिरप। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिरप गैस प्रोड्यूस होने के बाद जो शरीर में फिजियोलॉजिकल चेंज होता है उस पे ही काम करता है, जैसे कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन हमको ये काम करना है कि हमको पहले गैस बनने ही नहीं देना है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और ये सारी दवाई को। और इन केस ऑफ एच पायरोली इन्फेक्शन, हमारे अगर हमने ब्लड जांच और स्टूल जांच में एच पायरोली इन्फेक्शन हमको बताया है तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी है। 2 ब्रांड मैंने जो सबसे अच्छी आती है, एक है पेंटॉप करके और एक है HP किट। ये 7 दिनों तक इसका कोर्स करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो घर पे हम जो चीज़ खा सकते हैं जिससे हमारे एसिड रिफ्लेक्स में इम्प्रूवमेंट ला सके, वैसी कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। और आपकी समझने की सरलता के लिए मैंने कुछ चीज़ों का हिंदी नाम भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक है चिया सीड, हेम सीड जिसको भांग भी बोलते हैं, अलसी, अखरोट, पालक, शतावर, काला राजमा, मसूर दाल, मूंग की दाल और ब्लैक पोटैटोस। अब बात करते हैं
वो फूड की जो हमको एकदम नहीं खाना है या थोड़ा थोड़ा कम ही खाना है, वो है मीट और मीट की प्रोडक्ट्स, फिश, चॉकलेट, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रेश जूसेस एंड सोडा और अल्कोहल। और जो अल्कलाइजिंग फूड हमको थोड़ा ज़्यादा लेना है उसमें है वेजिटेबल्स, कुछ खट्टे पदार्थ यानी कि फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल का जूस। दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी साथ ना भूलें। दोस्तों आखिर में जानते हैं गैस्ट्राइटिस पेशेंट के बारे में मेरे एक्सपीरियंसेस। दोस्तों 13 सालों से प्रैक्टिस के दौरान मैंने काफ़ी सारे पेशेंट के अनुभव से कुछ बातें मैं आपको बता सकता हूं, जिसको सुनकर आप लाइफ टाइम इसका इलाज सही तरीके से कर पाओगे। ज़्यादातर किस्से में थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने में ही 80 से 90% हल हो सकता है, जैसे कि दारू, तंबाकू और सिगरेट का सेवन बंद करें या कम करें। खाना और सोने का टाइम में समानता रखें, जैसे आज मैंने 2 बजे खाना खाया और कल मैं 4 बजे खाऊंगा, परसों मैं नहीं खाऊंगा, तो ऐसा लाइफस्टाइल न करें दोस्तों। अगर आपने आज 1 से 2 बजे के बीच में खाना खाया है तो रूटीन वही टाइम आप रखें और सोने का भी फिक्स टाइम रखें। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको 80% तक कम हो सकती है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। और हर किसी की तासीर थोड़ा अलग रहती है, इसके कारण अपने सेल्फ एनालिसिस करें कि हमको क्या खाना है और क्या पीना है। दोस्तों ये सुझाव 2 से 3 महीने करने के बाद आप स्वयं ही फर्क महसूस कर पाओगे। अगर ये दौरान या इसके बाद अगर आपको ब्लड और स्टूल में थोड़ा ब्लड आता है तो ही आपको ब्लड और स्टूल टेस्ट करवाना है, वरना साइड 2 से 3 महीनों में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लाइफस्टाइल चेंज करने से आपके 80% प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। दोस्तों शेयर करें ये वीडियो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से जो गैस्ट्राइटिस की बीमारी से परेशान हो रहे हैं, ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। कमेंट करके आप अपना सवाल अपनी कोई भी दुविधा हो उसे साझा करें। मैं हर किसी को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव फ्रॉम इंडिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।